ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी माता भगिनी, ज्येष्ठ सभी को मैं यहाँ पे अभिवादन करता हूं। सभी लोग यहाँ पे इस ऑनलाइन पठन में एक दूसरे को अध्ययन में गति बनने हेतु सहायक हो रहे हैं और इस कार्यक्रम को यशस्वी बना रहे हैं, इसलिए मैं सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पिछले हफ्ते हमने मूल्यों की पृष्ठभूमि, इस पर थोड़ी चर्चा हुई थी। योगेश भैया ने इस पर अपना मंतव्य भी रखा था। आगे आज से हम एक एक मूल्य को समझने का यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। योगेश भैया आज हमारे साथ में है। सभी अध्ययनार्थी यहाँ पे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो मैं भी आगे योगेश भैया को नम्र निवेदन करता हूँ कि आज से वो एक एक मूल्य को स्पष्ट करें। नमस्ते सभी को। उसके पूर्व पिछले सप्ताह का यदि रिवीजन हम लोग करने की सोचे तो अपने में से जिनको भी कुछ स्पष्ट हो गया होगा तो एक बार पिछला सप्ताह का रिवीजन ले लेते हैं और फिर आज हम आगे मूल्यों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व एक दो प्रश्न भी हैं, उसके उत्तर भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्वेच्छा से आप में से पिछला सत्र सभी ने अटेंड किया है, तो जिन जिन मुद्दों पर आपका ध्यान गया वो सभी मुद्दे यदि आप स्वेच्छा से व्यक्त करेंगे तो हम आगे मूल्यों की चर्चा के लिए वो स्मरण हमारे लिए सहायक रहेगा। जी भैया नमस्ते। जी नमस्ते, प्लीज। हाँ जी, पिछले कुछ सप्ताह से प्रातःकालीन गोष्ठियों में मूल्यों की पृष्ठभूमि सेट की जा रही थी आपके द्वारा। तो उसमें हमें अब तक ये बात स्पष्ट हुई कि कुछ स्तर हैं, जैसे एक पूर्ण मध्य क्वेश्चन आया था, आशा क्या अपेक्षा बराबर है मूल्य, ऐसा बोलेंगे। तो उसका भी आपने जो स्पष्टीकरण दिया था, तो उससे हमको ये स्पष्ट हुआ है कि अर्थ स्पष्ट होने के लिए अपेक्षा स्थिर होना एक जरूरी है, और अर्थात हमारी जो अपेक्षा है वो सहज होना आवश्यक है। तो क्योंकि अभी हमारी अपेक्षाएं असहज हैं, तो इस प्रकार से ये सहज अपेक्षाएं क्या चीज है, तो हमको ये स्पष्ट होना कि न्याय का याचक होना ये एक लघु अपेक्षा है, और धर्म अर्थात सही कार्य व्यवहार का इच्छुक होना ये लघु अपेक्षा है, और सत्य वक्ता होना ये एक लघु अपेक्षा है ऐसा। और इसकी हमको गुरु मूल्य की अपेक्षा है इसमें। अब हमको क्या होना है कि हमारे में न्याय प्रदाय क्षमता होनी है और सही कार्य व्यवहार की योग्यता होनी है, और हमको सत्य का बोध होना है। तो ये सहज अपेक्षाएं हुई। ये सहज अपेक्षा होने के लिए या अपेक्षा स्थिर होने के लिए हमको इनका अर्थ स्पष्ट होना आवश्यक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थ स्पष्ट होने के लिए अपेक्षाओं का स्थिर होना आवश्यक है। तो अपेक्षाओं का स्थिर होना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है अर्थ स्पष्ट होने के लिए, ऐसा समझ में आया। तो अभी का जो हमारा अपेक्षाएं हैं, क्योंकि वो असहज है, अगर वो उनमें सहजता आती है तो हमारा जो अभी हम करते हैं व्यवहार, वो कार्य के लिए व्यवहार होता है, वो भय प्रलोभन पूर्वक होता है। लेकिन अभी हमको शिफ्ट होना है कि हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार के लिए कार्य होना है, ऐसा हमें शिफ्ट आना है। तो इसका मतलब है मूल्यांकन पूर्वक व्यवहार होना है, और अभी तक जो हमारा रहा है कि भय प्रलोभन पूर्वक जीना। तो इस भय प्रलोभन पूर्वक जीने से हमारे में अनेक मनोविकार हो गए हैं, जैसे कि अति विचार और विचार शून्यता, और ये सब अस्पष्टता होने से या अपेक्षा असहज होने से, ऐसे इस कारण से ये होता है। तो अभी जो व्यवहार हमारे होने हैं मूल्यांकन पूर्वक, तो मूल्यों को समझने हम जा रहे हैं। अभी उससे पहले हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अब ये जो आपने रखा पृष्ठभूमि, उस पृष्ठभूमि से हमको ये तीन बातें समझ में आई कि पहले मूल्यों का हमको एक अर्थ स्पष्ट होना परिभाषा विधि से, फिर दूसरा उस अपना विचार बनना, तीसरा वो चीज व्यवहार में आना।
तो ये 3 स्टेप हमको क्लियर हुए। शब्दों का अर्थ स्पष्ट होना और उसका अपने में विचार बनना अर्थात विश्लेषण होना अर्थात प्रवृत्ति होना, और तीसरा स्टेप है वो व्यवहार में आना यानी परस्परता में आना। तो ये 3 स्टेप हमको इसमें क्लियर हुए भैया। और इसी में फिर जो है ये 3 स्टेप क्लियर होने से हम जैसे शोषण से पोषण की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी परस्परताओं में हमको मूल्यानुभूति की तरफ हम बढ़ेंगे। और अभी जो क्या होता है कि अभी जिस तरह का हमारा व्यवहार रहता है उसमें गैप रहते हैं अपेक्षा में और व्यवहार में, तो मूल्यानुभूति हमको नहीं होती। तो और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शोषण रहता है उसमें, शोषण के कारण शोभ होता है। शोभ होता है तो वही उसी को हमने एक स्टेटमेंट दिया कि कर्म करने में स्वतंत्र रहते हैं और फल भोगने में परतंत्र रहते हैं, यानी हमको अपेक्षाती मूल्यों की अनुभूति की, फल भोगने में स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमको समाधान मिले, लेकिन होती हमको समस्या। तो इसी को शोभ कहा। तो ये ना हो इसके लिए ये 3 व्यवहाराभ्यास, ये 3 चीजें आपने बताई थी कि इनको 3 दिन अभ्यास में लाया जाए कि अर्थ स्पष्ट किए जाएं, अपने में विचार विश्लेषण किया जाए और तीसरा उसको व्यवहार में लाया जाए। इसके लिए आपने सब 3 मूल्यों का खास तौर से जिक्र किया था कि प्रेम मूल्य, सभाओं में जो हम प्रेम मूल्य का अभ्यास करते हैं उसका जो शिष्ट मूल्य अनन्यता, उसका अभ्यास करना, उनका अर्थ हमको स्पष्ट होना, यानी हमको प्रेम का अर्थ स्पष्ट होना, अनन्यता का अर्थ स्पष्ट होना, प्रेम का विश्लेषण होना, अनन्यता का विश्लेषण होना, फिर तीसरे स्टेप में प्रेम का व्यवहार में आना, फिर अनन्यता का व्यवहार में आना। तो इस प्रकार ये हमको स्पष्ट होना। और दूसरा आपने बताया था कि परिवारों में हम स्नेह का शिष्ट मूल्य जो निष्ठा है उसका अभ्यास करें। तो यानी कि हमको स्नेह का अर्थ स्पष्ट होना, निष्ठा का अर्थ स्पष्ट होना, स्नेह और निष्ठा का विचार बनना और फिर स्नेह और निष्ठा को व्यवहार में लाना। तो इस प्रकार का अभ्यास। फिर तीसरा आपने बताया था कि पहला प्रेम, फिर दूसरा स्नेह और निष्ठा, और तीसरा आपने बताया था विश्वास। विश्वास का अर्थ है कि जैसे अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर पाना। जैसे आपने अपने उदाहरण से ही बताया कि आपने विगत वर्षों में जो 10-15 वर्षों में जो स्नेह और निष्ठा के अभ्यास किए, उससे बहुत लोग आपसे जुड़े हैं और वो आप पर विश्वास करके आपसे प्रश्न कर पाते, अपनी जिज्ञासा रख पाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभाओं में हमको ये ये रसास्वादन होता है, इसको मूल्य मूलक आस्वादन कह रहे हैं। और इस मूल्य मूलक आस्वादन से हमको अब आगे लक्ष्य मूलक आस्वादन में भी शिफ्ट होना है। उसके लिए फिर हम क्रम से इन मूल्यों को समझेंगे आपसे। तो भैया इस प्रकार का पिछली पृष्ठभूमियों से मुझे स्पष्ट हुआ है। जी धन्यवाद भैया। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया। एक और रिवीजन हो और किसी का ध्यान गया हो, सहज होकर और स्वेच्छा से यदि आप रखना चाहें तो जरूर जरूर, जितना हम व्यक्त होंगे उतना हमारा एकाग्रता बढ़ती है। पायल दीदी का हैंड रेज है। अच्छा अच्छा, जरूर रखिए प्लीज, इसमें दिख नहीं रहा, रखिए। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। मुझे जितना समझ में आया मैं वैसा रख रही हूँ, मैंने क्या समझा है वो मैं रख रही हूँ। पास्ट में मैं सोचने जाऊँ तो मूल्य का अर्थ क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं था। जब भी जो भी मैंने गलतियां की वो मूल्य की पहचान ना होने के कारण मैंने की है। और जैसे भी ये समाज बनाया गया है, ब्लेम तो हमेशा मैं ऐसा सोचती थी कि महिला को ही दोष दिया जाता है और प्रेशराइज भी ज्यादा महिला को ही किया जाता है। तो मैं हमेशा इक्वालिटी पे मानती थी एज अ लॉयर कि इक्वालिटी होनी चाहिए और फीमेल को ज्यादा राइट्स मिलनी चाहिए। पर अभी जब देखने जाते हैं तो पुरुषों को भी वो प्रेशर तो होता ही, हम सबको वो प्रेशर है।
और वो प्रेशर को नॉर्मलाइज बाबा जी ने किया है। मुझे तो एग्जाम्पल दिखा कि जब अम्बा दीदी एक्सप्लेन करती है ना उनका चाइल्डहुड, तब मैंने देखा कि बाबा जी ने वो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना सारे, वो सारे तोड़ के बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए टाइम निकाला, वो साधना करते थे। और कितना उन्होंने वो, हाँ, क्या संयम से अपनी साधना की। फिर वो सारा टाइम उन्होंने नॉलेज गेन किया, पर साथ ही साथ वो अपने बच्चों को भी फोकस करते थे। ऐसा नहीं है कि खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने फैमिली को भूल गए। वो फैमिली को भी साथ में रखा। तो उनके बच्चों, यानी अभी अम्बा दीदी को सुनते हैं तब मुझे रियलाइज होता है कि मुझे भी वो, एटलीस्ट मेरी बेटी मुझे भी वो इम्पोर्टेंस दे कि एज अ पेरेंट, कि यस माय मदर वाज देयर। कि इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन मैंने कहीं नहीं सुना है कि अपने पेरेंट्स के लिए अभी भी उतनी उतनी रिस्पेक्ट वो मैंने वहां पे, यानी मैंने पर्सनली तो नहीं देखा है, पर मैं जब सुनती हूँ तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाबा जी के प्रति, और योगेश भाई आपने जब एक्सप्लेन किया तब मुझे ज्यादा समझ में आया कि खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं खुद को ही बहुत कम समझती थी, इसलिए सोसाइटी को नहीं देख पाती थी, यानी परिवार में भी वो नहीं देख पाती थी मूल्य। तब ज्यादा पता चला। और थैंक यू एवरीवन, बस मुझे इतना ही रखना था। कोई और कोई पॉइंट करना चाहते हैं? नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया मैं भी रखना चाहूंगी। आराम से गिव योर शेयरिंग। जितना जी भैया। शेयरिंग होगा उतना मूल्यम अम, हम। भैया मैं भी संबंधों में बहुत पीड़ित रही हूँ। और जब यहाँ पे मैंने संबंधों के बारे में सुना, पढ़ा, तो संबंधों में एक विश्वास जग रहा है। क्योंकि पहले मैं संबंधों की गहराई को ही नहीं समझती थी। अब पता चल रहा है कि संबंध जब समझ में आ जाते हैं ना, तो मूल्य तो अपने आप ही बहने लग जाते। और अब किसी का अगर विरोध वाला आचरण भी अगर मेरे साथ होता है, तो मेरे को ये समझ में आती है कि वो सामने वाला भी पीड़ित है, इसीलिए वो मेरे को पीड़ा दे रहा है। पहले सामने वाले पे क्रोध आता था, अब क्रोध नहीं आता, उसके ऊपर दया आती है कि सामने वाला दुखी है इसलिए मुझे दुख दे रहा है। क्योंकि जिसका शोषण होता है वो शुष्क हो जाता है, तो इसका मतलब उसका भी कहीं ना कहीं शोषण हुआ है, जो शुष्क होके मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। तो फिर मैं उस गहराई पर जाती हूँ कि उसके साथ क्या शोषण हुआ है, जिस पर मुझे चलना है। मुझे उसको ठीक करते हुए उसके व्यवहार के प्रति विरोध का भाव नहीं लाना। क्योंकि शोषण तो कोई चाहता ही नहीं। जैसे मैं अपना शोषण नहीं चाहती, इसलिए सामने वाला भी अपना शोषण नहीं चाहता। ना कोई शोषण करना चाहता है और ना ही शोषित होना चाहता है। जबकि आजकल भौतिकवादी जीवन शैली में क्या हो रहा है, हम शोषण ही कर रहे हैं, हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। आजकल मैं देख रही हूँ, जैसे दिल्ली में मेट्रो चल रही है, मेट्रो की लाइनें बिछाने के लिए नीचे धरती का पानी खत्म होता जा रहा है। मैंने खुद अपने घर में, अपनी बिल्डिंग में देखा कि लोग, जैसे बोरिंग लगी हुई है, उस पानी को मिसयूज सारा दिन करते हैं कि उनका सिर्फ बेनिफिट होना चाहिए। तो हम भौतिकवादी, मेरा सुख के लिए मैं प्रकृति का शोषण करती जा रही हूँ, या जिसको देखो वही प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। मेरा प्रकृति की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है भैया। क्योंकि मतलब शोषण वही वाली बात, जैसे हमने संबंधों में
आपस में रिलेशन में संबंध को नहीं पहचाना, इसलिए हम वहां पर शोषित होते हैं या करते हैं। ऐसे ही हमने प्रकृति के प्रति भी अपने संबंध को नहीं स्वीकारा, इसलिए हम उसका भी शोषण कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज और समझी भैया, जैसे मूल्य अगर मुझे समझने है ना, तो मुझे पूर्व की स्मृतियों को याद रखना पड़ेगा। पूर्व की स्मृतियां जैसे जैसे मेरे जहन में आती है, मेरे अंदर मूल्य अपने आप ही बहते हैं। एक चीज और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई भैया, कि जहां संबंध होता है वहां शोषण होता ही नहीं। अगर शोषण हो रहा है इसका मतलब वहां आपका संबंध ही नहीं है। और किसी भी संबंध की जो नींव होती है ना भैया, वो विश्वास के ऊपर होती है। क्योंकि जब आपस में विश्वास होता है तो उसका जो मूल्य, शिष्ट मूल्य है, वो सौजन्यता अर्थात सहभागिता, सहयोगिता, ये सब अपने आप ही होने लगती है। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप मेरी हेल्प करो या मैं कर दूं किसी की। जब हमें सामने वाले पे विश्वास होता है या सामने वाले का मेरे पर विश्वास होता है, तो ये सब अपने आप ही होने लगता है। मैं इसके साथ भैया अपने परिवार में, जैसे बच्चों के साथ भी मैं अपने संबंध को अच्छे से समझ पा रही हूँ। पहले मैं बच्चों को डांट देती थी, अब मैं बच्चों को नहीं डांटती। अभी लास्ट वीक की भी कोई बात हुई थी मेरे बच्चे से, बच्चा मेरे से नाराज हो गया था। मैं किसी वजह से थोड़ा अपसेट थी, संबंध के शोषण की वजह से ही अपसेट थी। बट इस बारी मुझे थोड़ी देर तो मुझे फील हुआ, लेकिन मैं उसकी गहराई में जब जाके देखा तो मुझे लगा कि सामने वाले जिसने मुझे पीड़ित किया, इसका मतलब वो खुद भी बहुत पीड़ित है। मतलब इसको मैं अब अपने डेली यूज के व्यवहार में इसको मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसी गुस्से में मैंने बेटे को कुछ कह दिया। फिर जब मैंने उसके बाद गहराई से जब लास्ट वीक के आपके सेशन सुने, तो मेरे को थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगा, 2-3 दिन। तो मैंने उस बीच बेटे से थोड़ा सा रिलैक्स रही और मैं ये कह पाई कि बेटा, मैं उस टाइम खुद उस स्थिति में नहीं थी कि मैं आपसे ठीक से व्यवहार कर पाती, इसीलिए मैं आपसे व्यवहार ठीक से नहीं कर पाई और मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया। तो मेरा रिलेशन फिर दोबारा से वहीं सेट हो पाया। नहीं तो पहले तो हम ये कहते थे, नहीं बच्चे ने कैसे कह दिया हमारी, तो मैं अपनी गलती मानती ही नहीं थी। मैं सोचती थी कि नहीं, छोटा तो बड़े से कुछ कह ही नहीं सकता। तो ये चीजें जो जीवन में हम उतर रहे हैं ना भैया, तो उसको गहराई के साथ चल रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। और मैं तो आपकी आज की क्लास का इतना इंतजार कर रही थी, 2 दिन तक मैं मूल्यों को पढ़ती रही, सुनती रही कि भैया ने कहा था पिछला रिवीजन करना। बट अभी जितना जितना व्यवहार में ला पा रहे हैं ना भैया, उतना सेट होता जा रहा है। क्योंकि व्यवहार के लिए ही मूल्य स्पष्ट होने चाहिए। जैसे जैसे, क्योंकि मेरा जैसे भाव ठीक होगा, भाव ठीक होगा तो भाव से मेरे विचार में मेरे निश्चित होंगे, विचार मेरे स्पष्ट होंगे, और जब मेरे विचार स्पष्ट होंगे तो मेरा व्यवहार में अपने आप निश्चितता आ जाएगी। ये मैं देख पा रही हूँ भैया। धन्यवाद भैया, अभी शॉर्ट में इतना ही कह पाऊंगी। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कुछ शेयरिंग, जैसे अभी व्यवहारगत, ये तो हमारा अभिन्न आयाम है व्यवहार। हम काम करेंगे ही व्यवहार पर, और प्रत्येक मूल्य की चर्चा में, जिसे इंग्लिश शब्द में कहेंगे मैपिंग, हम अपने व्यवहार की मैपिंग भी करेंगे। उसको आवश्यकता है इन सभी को लिखने की, लिखेंगे भी। अब कुछ चेतना विकास से संबंधित कुछ इनपुट्स भी अपन ने शेयर किए थे पिछले सप्ताह, क्योंकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा, ये सूत्र याद होना है। तो चेतना विकास से संबंधित आपके ध्यान में कुछ आया हो तो वो कुछ शेयरिंग आप कर सकते। किनका इन मुद्दों पर ध्यान गया कि मूल्य शिक्षा के साथ, अर्थात ये जो व्यवहार शिक्षा है उसके साथ चेतना विकास पर ध्यान हमारा गया। नमस्ते भैया। हाँ दीदी। भैया यहाँ पर मुझे एक पॉइंट याद आया। आपने बताया था कि हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और है और होता कुछ और है।
इनमें गैप होने के कारण ही हम ठीक से नहीं कर पाते। अगर हमारा सोचना, बोलना, करना और होना, इनमें गैप खत्म हो जाए तो विश्वास में जो शिष्ट मूल्य है वो ठीक से चल पाता है। हमारा संबंधों का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे जैसे संबंधों में अर्थ स्पष्ट होता है, हमारी अपेक्षाओं की जो स्थिति होती है वो भी ठीक हो जाती है। मतलब ये चार चीजों के मुझे, मतलब मैं पहले इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, अब मुझे ये चीज आया कि ये सच में ऐसा होता है। हम सोचते तो कुछ और होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं और बोलते दूसरों से कुछ और है। तो इन चारों में एक रूपता होनी बहुत जरूरी है, कि सोचना, बोलना, करना और होना। क्योंकि हम जो सोचेंगे वही अगर हम बोल के करेंगे, तो जैसे बाबा जी ने बोला ना कि तुम्हारा करना, जैसे हम हमारा जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें फल नहीं मिलता, जो हम आम भाषा में बोलते हैं। तो हम जैसा सोचेंगे तो हमें अपने आप ही उसका जो फल परिणाम है वो हमारे अपने हाथ में होगा। अभी तो हम कहते हैं हम परतंत्र हो रहे हैं, हम कर कुछ हो रहे हैं और हमें मिल कुछ हो रहा है, भी फल देने वाला कोई और है। आदर्शवाद में हम चले जाते हैं। तो अगर हमारा सोचा हुआ, अगर हम ठीक से सोचते हैं संबंधों का विचार करके, तो हमारा जो फल होगा वो भी हमारे अपने ही हाथ में होगा। ये चीज मुझे बड़े अच्छे से स्पष्ट आई, क्योंकि आपने बताया था शब्द के अर्थ की और अर्थ के वस्तु तक की यात्रा पे हम जाते हैं, तो इस तरफ हमारा ध्यान जाएगा ही जाएगा। जी भैया। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो चेतना विकास के आयाम में एक ध्यान आपने दिलाया, अर्थ को समझना, ये चेतना विकास का आयाम है। और अर्थ को समझे बिना हम व्यवहार में कुछ कोशिश करने जाएंगे तो ये एक अनिश्चितता होगी, कभी होगा कभी नहीं होगा, नियंत्रण हमें नहीं मिल पाएगा। तो जो अर्थ स्पष्ट होने की क्रिया जीवन में होना, और उसे हम क्रिया पूर्ण होने पर ध्यान बनाए रखेंगे। क्रिया पूर्ण होना और आचरण पूर्ण होना, ये चेतना विकास के आयाम है। क्रिया पूर्ण होने के अर्थ में बाबा जी का मार्गदर्शन हम सुन रहे, समझ रहे। यदि चेतना विकास छूट गया तो जैसा पहले होता था वैसा ही होने लगेगा, बस भाषा आएगी जिसे हम भावों का विकास, ये फिर ओझिल रह जाएगा। इसलिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो अभी हम प्रत्येक मुद्दा जो चर्चा करेंगे मूल्यों का, उसका जीवन में प्रभाव, पहले तो यानी हमारी इच्छा विचार आशा में प्रभाव, और इच्छा विचार आशा में गुणात्मक परिवर्तन, ये एक अच्छे से ध्यान में रखने की आवश्यकता। इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले दो तीन प्रश्न थे, ये बड़े अच्छे पॉइंटेड प्रश्न थे, पूर्णिमा दीदी के पोस्ट हुई थी। तो पूर्णिमा दीदी यदि हैं तो वो प्रश्नों को एक बार आप दोहरा दें, या ग्रुप के कोऑर्डिनेटर को भी दोहरा दें। पढ़ते पढ़ते कुछ प्रश्न आए थे कि खुशी, प्रसन्नता और सुख एक ही चीज है क्या? बहुत अच्छा। हम लोग भी बाबा जी के साथ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते मुझे याद आया, और धीरे धीरे जब हम बहुत पढ़ने लगेंगे तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी जैसे अभी आपने प्रश्न किए हैं, और ऐसा होना है। सारा ही एक कर देंगे तो व्यवहार के डिटेल्स तो नहीं मिल पाएंगे। जो सारांश है वो तीन ही मुद्दे का सारांश है, न्याय है, धर्म है, सत्य है। और यदि हम व्यवहार के डिटेल करने में यदि हम सफल हो जाएंगे तो ये मैपिंग है। देखिए, परिभाषा संहिता में इन तीन मुद्दों का अर्थ दिया हुआ है, और इसलिए ये एक नहीं है।
प्रसन्नता की परिभाषा देखिए, प्राप्ति, स्थिति और उपलब्धि में विश्वास, ये प्रसन्नता है। तो हम विश्वास की चर्चा करेंगे। तो विश्वास मूल्य की अनुभूति में मानव में ये प्रसन्नता का व्यवहार देखा जाता है। जो हमें प्राप्त हुआ है, जो स्थिति है हमारी और उपलब्धि, तो प्राप्ति, स्थिति और उपलब्धि में विश्वास, ये प्रसन्नता है। इसको हम जांच के देखते हैं। जीवन विधायक परिचय पुस्तक में बाबा जी ने बुजुर्गों के ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि ये बुजुर्ग प्रसन्न क्यों नहीं रहते, हमेशा प्रसन्न क्यों नहीं है। तो जैसा उनका हम पॉइंटिंग है, हम वैसे ही समझने की कोशिश करते और वहां से हम तक आने की कोशिश करते कि घर परिवार में जो बुजुर्ग है, उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता उनके भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार से दिखाई देती है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो प्राप्ति के बारे में क्या सोचते होंगे, क्या मिला उनको जिंदगी में, क्या पाया। अभी स्वयं की स्थिति को कैसा देखते, और जो उपलब्धि हुआ है, क्या उस उपलब्धि को वो पहचान पाते। कल को हम भी बुजुर्ग होंगे, और अगर हम सतर्क नहीं रहे, सजग नहीं रहे कि हम कल को, हमारी अब यात्रा, शरीर यात्रा एक स्थिति तक पहुंचेंगी और फिर शरीर छूट जाना है, उस स्थिति में हम प्राप्ति को कैसे आकलन करेंगे। हम अपनी स्थिति का आकलन कैसे करेंगे और कौन सी उपलब्धियां होंगी जिनके प्रति हम विश्वास व्यक्त करेंगे और प्रसन्न रहेंगे। जिन परिवारों में बुजुर्ग रहते हैं, वहां ये प्रसन्नता एक बड़ा भारी संबंधों में एक व्यवहार तो है। अच्छे से मनन करने का मुद्दा है प्रसन्नता। और अगर बुजुर्ग प्रसन्न नहीं है, ये काफी वेदनामयी होता है। इसलिए प्राप्ति पर ध्यान अभी से, कल को हम भी बुजुर्ग होंगे। तो ये एक होमवर्क, क्या प्राप्ति हम सोचते, अपनी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं और उपलब्धि के बारे में क्या सोचते हैं। तो यदि ये तीनों मिल गया, उस स्थिति में जो विश्वास का व्यवहार है, वो प्रसन्नता है। स्पष्ट हो रहा है। अब अगला, खुशी। विभाषा दिया है,
सार्थकता की अभिव्यक्ति, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी की अभिव्यक्ति। तो देखिए कि हम ऐसे एक कर लेते हैं ना भाषा में, खुशी भी वही है और प्रसन्नता भी वही है। कितना बारीक बाबा जी ने पहचान लिया, ये व्यवहार पहचान लिया और उस अभिव्यक्ति को, तो खुशी की अभिव्यक्ति जो हम खुशहाली कहते हैं, खुश होना कहते हैं, वो सफलता सार्थकता की अभिव्यक्ति है, वो खुशी है जिसमें समझदारी, मतलब जो हम समझे हैं उसके प्रति हमारी निष्ठा है, वो ईमानदारी है। जो हम समझ गए उसके प्रति निष्ठा होना, ये ईमानदारी। तो सफलता सार्थकता, अब इस पर ध्यान, किसे हम सफल कह रहे हैं, सार्थक किसे कह रहे हैं? सफल होना, सार्थक होना, उसकी अभिव्यक्ति। तो क्या चीज में सफल हो रहे? समझने में सफल हो रहे, हम समझने में सफल होते हैं तो संपर्क और संबंध में निर्वाह होता है। तो समझने में सफलता और निर्वाह की सार्थकता, उसकी जो अभिव्यक्ति है उसे खुशी कहेंगे। ये व्यवहार। तो जिसे हम समझ कह रहे हैं, जैसे संबंधों को समझ पाए, संबंधों में जो अर्थ है उसको समझ पाए, संबंधों में कैसे जीना है उसको समझ पाए, और अपने तन मन धन का नियोजन कर पाए, कर पाएंगे, उसकी कोई योजना भी बनती है, वो भी सफल है। योजना बना पाना भी एक सफलता है। तो जैसे उद्देश्यों को समझ पाना, जिंदगी के लक्ष्य को समझ पाना, प्रयोजनों को समझ पाना, उस प्रकार से कार्यक्रम को समझ पाना और फल परिणाम को समझ पाना, ये सफलता की कड़ियां हैं। तो अभी जो हमारी खुशहाली की अभिव्यक्तियां हैं, ये ऐसा लगता है मानो इम्पल्सिव है। बहुत हम आतुर कातुर होते हैं तो एक आवेशात्मक व्यवहार आता है, शायद हम उसको खुशी कह रहे हैं। और वही जो अपेक्षा वाला मुद्दा, कि संबंधों में अपेक्षा होता है और उस अपेक्षा की पूर्ति दूसरा करे, इसके लिए हम आतुर कातुर होते हैं। और यदि वो बैठ गई कोई अपेक्षा, तो उस समय जो एक आवेशात्मक हमारे में एक लहर आता है, उसको हम शायद खुशी कहते हैं। यहाँ सफलता यानी सभी कड़ियां समझ की, वो हम समझ पाए तो सफल हो गए, और इस समझ को निर्वाह कर पाए, वो सार्थक है। इस प्रकार से ये खुशी है। तो खुशी हो गया, प्रसन्नता हो गया। तो सदा प्रसन्न रहना है
परिवार व्यवस्था है तो एक अभ्यास, इन मूल्यों के अभ्यास में परिवार एक व्यवस्था है और सदा प्रसन्न रहना है। यहाँ नाराज होने की जगह नहीं है। अब ये लॉक हो गया नाराजगी। तो प्राप्ति को समझ पाए, उपलब्धि को समझ पाए, स्थिति को समझ पाए, प्रसन्नता। अब सुख क्या है? तो सुख मूल्य है, जीवन मूल्य है सुख। समाधान बराबर सुख। तो सुख मूल्य की प्रधानता में प्रसन्नता और खुशियों के व्यवहार हमसे होते हैं। सुख अनुभूति है। इस अनुभूति का जो प्रधान, अभी हम एक चर्चा कर सकते हैं, जो प्रधान मुद्दा है सुख का, वो है मूल्यांकन कर पाना, स्वमूल्य को समझ पाना। चेतना विकास को समझ पाना, ये सुख है। प्रश्न का उत्तर आ पाना, ये सुख है। इसलिए समाधान बराबर सुख। जीवन ऊर्जा नियोजित हो पाना, ये सुख है। तो अभी अनुभवगामी विधि में सुख क्या? तो अनुभवगामी विधि में सुख वही है जो हमसे जो अधिक है। ये अधिक, इसको जांचते रहना होगा। वही उत्तर मूल्य के रूप में दिया है। तृप्ति अतृप्ति, ये दोनों व्यवहारिक मुद्दे हैं। इसलिए सुख लक्ष्य भी है, समाधान लक्ष्य भी है हम जैसे अध्ययनार्थियों के लिए। यदि समाधान लक्ष्य ना हो तो ये फिर अतृप्तियां कैसी फैलती हैं, ये अब हमें अच्छे से, हम इसको भुक्त भोगी हैं। बाबा जी एक शब्द प्रयोग करते थे, भुक्त भोगी। यानी क्या? कि इस सुख की तलाश में हमने क्या क्या प्रयोग नहीं किए, और सारा प्रयोग शरीर के इर्द गिर्द ही रहा है। इसलिए इन सुखों की भंगुरता हुई, जड़ आस्वादन में हम सुख ढूंढे, पर सुख मिला नहीं। तो मिला नहीं तो प्रसन्नता कैसे? तो अप्राप्ति, इसलिए अप्रसन्न। उपलब्धि क्या गिनाए? हाथ में कुछ है ही नहीं तो क्या उपलब्धि गिनाए? तो शरीर के इर्द गिर्द कार्यक्रम हमने फैलाया। फल परिणाम के बारे में जो सटीक समीक्षा की है, कर्म करने में स्वतंत्र रहे सुख प्राप्ति के, परंतु फल भोगने में परतंत्र है। इस प्रकार अनुभवगामी विधि में सुख क्या है? तो लक्ष्य में अधिक है। अभी हम जैसे हैं उसमें अधिक क्या है? तो हमारी लक्ष्य की समझ अधिक है। ऐसा अधिक मूल्यन लक्ष्य के रूप में हमारी मानसिकता में स्थिर होने से और प्रयास हम करके देखते हैं। ऐसे लक्ष्य को पाने का मुझे लगता है वो स्थिति है सुख की, अनुभवगामी विधि में।
लक्ष्य के श्रवण मात्र से ही सुख के भास होने लगते हैं। अर्थात जो वास्तविक लक्ष्य है, इसके पूर्व भी हमने लक्ष्य सुना है, परंतु यह लक्ष्य प्रलोभन के रूप में इंगित होता रहा और हम एक मृग मरीचिका रूप में यह अधिक के पीछे फंस गए। प्यास बढ़ती गई और आज जो व्याप्त है उसे उन्माद कहा जा रहा है। इस रूप में अधिक जो है वो अभी भी हमें लगता ही रहता है। तो जो मिल रहा है सुख, यदि क्षणिक सुखों के कार्यक्रम हमारे में लगे हुए हैं तो उसमें तो कभी तृप्त होंगे नहीं, अधिक लगता रहेगा। परंतु ये जो अधिक क्या है, तो जो अधिक है वो ज्ञान है। तो मन से अधिक वृत्ति है, वृत्ति से अधिक चित्त है, चित्त से अधिक बुद्धि है और बुद्धि से अधिक आत्मा है, आत्मा से अधिक व्यापक वस्तु है। इस प्रकार जो अधिकता है सामान्य भाषा में, उस अधिकता जो स्वयं में है, उस अधिकता पर हम विश्वास करते हुए और समाधान लक्ष्य को स्वीकारते हैं तो अनुभवगामी विधि में सुखी होने की, सुखपूर्वक चलने की एक स्थिति हमारी हो सकती है। और इसकी अभिव्यक्तियां, ये जो दो व्यवहार आपने पॉइंट किए, कि ऐसे क्रम में जो हमको सफलता मिलता है और जो सार्थकता प्रतीत होती है, और उसको जब हम अभिव्यक्त करते हैं एक कड़ी में, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी की वो कड़ी है जिसमें खुशी होती है। आज भी देखिए, यदि समाधान लक्ष्य नहीं है, कुछ लक्ष्य और ही है, तो भागीदारियां रुकती हैं, नहीं हो पाती। भागीदारी नहीं हो पाता तो खुशी के व्यवहार नहीं हो पाते, जैसे मजबूरी में कर रहे हो, इसलिए उसमें खुशी नहीं है। स्वाभाविक है, ऐसा कुछ हम भागीदारी करते हैं तो उसके कोई फल परिणाम नहीं आते, तो फिर उसमें प्रसन्नता भी नहीं रहती। इस प्रकार इन तीनों स्थितियों को देखें तो सुख की स्थिति मूल्यानुभूति की स्थिति है, और इन मूल्यानुभूति की स्थिति में जो हम भागीदारी के व्यवहार करते हैं वो खुशी है, और इस व्यवहार के कुछ फल परिणाम आते हैं, उन फल परिणामों की ही तो हमारे पास एक पूंजी बनती है, और वही पूंजी प्रसन्नता है। इस प्रकार आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दिया जा सकता है। ठीक है ये? बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। मतलब संहिता से पढ़ते थे मगर वो स्पष्ट नहीं होता था सर में। खूब अच्छा, धन्यवाद भैया। बढ़िया। इसीलिए अब हमारी मानसिकता में आने वाले ऐसे प्रत्येक मुद्दे, इसको हम मैप करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जितने अधिकतम व्यवहार हो सकते हैं सभी व्यवहार बाबा जी ने हमें मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान इस पुस्तक में 122 आचरण मैप करके दिए, और व्यवहार की विशालता है ये बताया है। तो व्यवहार की विशालता की अभिव्यक्तियां शब्दों में होती हैं। यदि हम ऐसा बारीकी से प्रयास करते हैं
तो एक व्यवहार अभ्यास साथ में चिंतन अभ्यास ये हो सकता है। तो बहुत अच्छा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी 7-8 मिनट शेष है। तो हम वापस अध्ययन बिंदु में आते हैं, और अध्ययन बिंदु में जहां तक आपने इस चर्चा को एक बार दोबारा करने की कोशिश की है वो है स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य। तो आज हम एक व्यावहारिक स्थिति की, जिस स्थिति में हम लोग हैं, व्यावहारिक स्थिति से प्रारंभ करते हैं। ये व्यावहारिक स्थिति जो मुझको स्पष्ट होती है वो है शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य। इन दोनों मूल्यों के साथ हम में से हर एक इस स्थिति में आज है ही। और मूल्यों की चर्चा में जैसे अभी हमने अधिकता की चर्चा की, वरीयता की चर्चा की, अब हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, उसको कहेंगे श्रेष्ठता। श्रेष्ठ क्या है? और शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य के साथ हम लोग हैं, और हमारे मन में कंफ्यूजन है श्रेष्ठता को लेकर। वस्तु मूल्य यानी जो वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, और शिष्ट मूल्य, तो शिष्ट मूल्य है मानव के साथ। और रोज के ये उदाहरण है, सुबह का दूध से लेकर तो रात्रि विश्राम तक। वस्तु हमें कोई भी मिलती है, बिना मानव के वस्तु नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि एक शिष्टता की स्थिति है और एक वस्तु मूल्य की स्थिति है। अब इसमें से वरीय क्या, ये मुद्दा है हमारे सामने, प्रश्न भी है। तो वस्तु मूल्य से शिष्ट मूल्य वरीय है, ये अब हमारे अनुमान में आना होगा। हमें वस्तु चाहिए, आज तो ऐसी स्थिति है भौतिकता का दृष्टिकोण में। वस्तु के बिना शायद हम कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल्पना व्याप्त है। और डिजाइन कैसा हो गया, उस वस्तु को पाने के लिए जो शिष्टताएं हैं वो अभी की शिष्टताएं, जैसे मानो अभिनय लगती हैं। वस्तु प्रधान है, तो जो शिष्टताएं हैं वो अभिनीत हैं। और ये पूरा का पूरा अभिनय या ओढ़ा हुआ शिष्टता परिवार में भी दिखाई देता है। तो वस्तु मूल्य से अधिक शिष्ट मूल्य है। इसका मतलब मानव और वस्तु में अंतर करना होगा। और अगर ये अंतर नहीं हो पाया तो वस्तु मूल्य की जो उपयोगिता है वो सामयिक है, एक समय तक है, ये नियम है।
और जो शिष्ट मूल्य है वो दीर्घकालीन है, शरीर यात्रा तक चलता है। तो सामयिकता और दीर्घकाल, सामयिक यानी समय समय पर, और एक है दीर्घकाल, इन दोनों में अंतर करना होगा। इसलिए मुझे ऐसा मूल्यों के पढ़ाई में ये ध्यान गया कि जितने 9 शिष्ट मूल्य हैं, ये शिष्ट मूल्य मानो बाबा जी ने हमें अभ्यास के लिए दिए हैं। और इन शिष्ट मूल्यों का हम अभ्यास भी करेंगे। और ये जो शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, इन अंतर संबंधों में जो वरीय मूल्य है, शिष्ट मूल्य, उस शिष्ट मूल्य में बने रहने का अभ्यास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु को नकारना नहीं, अतिवाद नहीं है, परंतु जो अधिक है वो अधिक है, वो अस्तित्व सहज है। इस अधिकता को पहचानेंगे ही। यदि वो पहचानना चूक गए तो वस्तु मूल्य का आज अतिवाद है, जिसको आधुनिकता कहा जा रहा है। आज हम सामान की जब चर्चा करते हैं तो अच्छे से अच्छा सामान तक चला गया कल्पना, परंतु उस सामान के उत्पादन में जो शिष्टताएं होनी है, उन शिष्टताओं का हमें ध्यान नहीं है। इसलिए धीरे धीरे इस वस्तु मूल्य में हम खो गए, और ये कहना होगा कि हम अशिष्ट भी हो गए। इसलिए तीनों पीढ़ियों के साथ अगर हम इन शिष्टताओं को देखेंगे तो ये शिष्टताएं मिल नहीं रही। इसलिए जो खुशियां और जो प्रसन्नता अभी हमने चर्चा की, और जो सुख मूल्य है, इसकी उपेक्षा परिवार में देखी जा रही है। तो वस्तु मूल्य 2 कहे हैं और शिष्ट मूल्य 9 है। कल हम लोग वस्तु मूल्य, जो उपयोगिता और सुंदरता, इसकी परिभाषा से प्रारंभ करेंगे, और साथ में शिष्टताओं की चर्चा भी करेंगे। तो ये एक अभ्यास आज दिन भर के लिए, कि वस्तु मूल्य से अधिक, मूल्य तो है वस्तु का, उससे अधिक है शिष्टता। परिभाषाएं आपके पास है, विगत 2-3 सप्ताह की चर्चा भी आपके पास है, अब तक की सारी चर्चा आपके पास है। उन सभी चर्चाओं का अब धीरे धीरे विश्लेषण पूर्वक सारांश यदि हमारे में आए तो हम एक शिष्ट मूल्य का अनुमान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्रेरणादायी उपस्थिति का, और कल हम पुनः 5 बजे मिलेंगे। धन्यवाद भैया सचिन जी, भैया नमस्कार। नमस्ते सभी को।